हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट कर ली थी। एक्सरसाइज 7.4 का जो कॉन्सेप्ट था वो था इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, और उसमें जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए थे। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.5, वो भी रिलेटेड है प्रोबेबिलिटी से, लेकिन कुछ एक्सटेंशन है, कुछ और चीज़ें हम सीखेंगे एक्सरसाइज 7.5 में। तो एक्सरसाइज 7.5 को करने से पहले अगर हम उसके कुछ इनिशियल जो डेफिनेशंस वगैरह हैं और जो कुछ थ्योरम हैं, कुछ और बेसिक्स हैं, अगर वो कर लें तो फिर एक्सरसाइज जो है वो बहुत आसान हो जाएगी। ये मैंने आपकी बुक से ही कुछ स्नैप्स ली हैं। जो टॉपिक है 7.5, एक्सरसाइज 7.5 से पहले ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। एडिशन लॉ का मतलब क्या है? टू राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ अ सैम्पल स्पेस एस एंड टू काउंट द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफन प्रूव्स टीडियस इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ये कह रहा है कि भाई हमने जो एक्सरसाइज 7.4 की थी उसमें हमने सैम्पल स्पेस बनाई थी और उसके ज़रिए हमने जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व की थी। लेकिन ये कह रहा है कि कुछ ऐसे सवाल आ जाएंगे कि अगर हम उस तरीके से करें इसको तो ये बहुत टीडियस हो जाएगा, यानी कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसको करना इतना आसान नहीं रहेगा। तो आगे क्या लिखा हुआ है? टू फैसिलिटेट the computation of probabilities in such cases, we have the following theorem in which we shall denote probability of A or B by P of A union B and the probability of A and B by P of A intersection B। तो ये कह रहा है कि भाई इस तरह के प्रॉब्लम्स जो कि 7.4 में हमने सीखे थे, अगर हमने कुछ और प्रॉब्लम्स किए जिसमें हमें मुश्किल होगी तो उसके लिए हम एक थ्योरम करने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ ये लिखा हुआ है कि अगर दो इवेंट्स हैं, एक ए और एक बी, तो अगर हम जो है उनकी प्रोबेबिलिटी निकालें इवेंट ए और बी, तो देखिए और का मतलब होता है या ए का या तो ए की हो या बी की हो। तो ऐसी सूरत में हम लिखेंगे इसको P ऑफ A यूनियन B, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। और अगर दो इवेंट्स हों और हमने निकालनी हो A की और B की, एंड देखिए या तो और का वर्ड आएगा या एंड का आएगा। इसको अपने जहन में बहुत अच्छी तरह से बिठा लीजिए कि और आए तो A यूनियन B होता है और अगर एंड आए तो A इंटरसेक्शन B होता है। अगर आपने इस चीज़ को अपने जहन में बिठा लिया तो फिर प्रोबेबिलिटी का कोई सवाल आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं थ्योरम 7.10.1, और थ्योरम का नाम लिखा हुआ है द थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये कहता है कि अगर ए और बी जो हैं वो सबसेट हैं एस के, एस माने सैम्पल स्पेस, यानी कि टोटल आउटकम के। अगर ए और बी जो हैं वो टोटल आउटकम के सबसेट हैं, यानी कि ए और बी के सारे एलिमेंट एस में मौजूद हों, तो ऐसी सूरत में आप कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यानी कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी की निकालनी हो, उसमें प्लस कर दें आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी की, तो वो बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इस थ्योरम को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब हम सवाल आपको करवाएंगे तो फिर आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेंगी बातें। आगे क्या लिखा हुआ है? दिस रिजल्ट कैन ऑल्सो बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर आप इस इंटरसेक्शन वाली चीज़ को उठा के वहाँ ले जाएं तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। तो इंटरसेक्शन से ज़्यादा अच्छा वर्ड है एंड, और यूनियन से ज़्यादा अच्छा वर्ड है और, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी अगर आपको निकालनी हो तो ये बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी।
आगे चलते हैं। अब इस थ्योरम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट है इफ़ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स, अगर ए और बी जो हैं वो कोई से दो इवेंट्स हैं, तो आप कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ये चैप्टर नंबर 1 में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। कॉम्प्लीमेंट किस तरह निकलता है कि हम 1 में से माइनस कर देते हैं, तो हम ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो है ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। और आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर आप इस माइनस से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस माइनस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इन रिजल्ट्स को बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। देखें, डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करना मेरे लिए या किसी भी टीचर के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। और आपको सारे क्वेश्चंस में हमेशा से आपने देखा होगा, जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं उसमें आपने देखा होगा मैं कोई क्वेश्चन छोड़ता ही नहीं हूँ। लेकिन जब तक हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आएंगे उस वक्त तक हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा प्रॉब्लम को समझना। हमारे से मुराद स्टूडेंट्स, हमें तो बीइंग ए टीचर मुझे तो जाहिर सी बात है सवाल आते हैं, वो मैं सारे सवाल आपको अभी करवा सकता हूँ, लेकिन ये थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है और ये फॉर्मूले देखना बहुत ज़रूरी है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो ये बराबर इसके होता है। ये आपके सामने लिखा हुआ है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पॉइंट नंबर 2 देखें आप, इफ़ ए एंड बी बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं कि ए और बी के दरमियान कोई ताल्लुक़ ना हो, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या हो, वो नल साइड हो। तो ऐसी सूरत में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होगी वहाँ पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि अब ए इंटरसेक्शन बी वाली चीज़ जो है वो हट जाएगी। तो ये आपने याद रखना है। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कैसे पता लगेगा, ये आपको सवाल खुद बताएगा। ये आपको सवाल खुद बताएगा कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। तो ये तो था हमारा पहला पेज आपकी बुक का। अब हम पढ़ते हैं इसका दूसरा पेज। दूसरा पेज क्या है जनाब, थोड़ा सा मैं इसको और इनलार्ज कर दूं ताकि आपको पढ़ने में और देखने में मज़ा आए। चलिए, मेरा ख्याल है ये बहुत है जो आपको नज़र आ रहा होगा। और अगर आप अपनी बुक खोल लें इसके साथ मैथ की फर्स्ट ईयर की, तो आपको जो है और मज़ा आएगा पढ़ने में। तो वो लिखा हुआ है, दिस रिजल्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी फाइनाइट नंबर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इवेंट्स जो हैं वो 2 हों, आपके पास 2 हों, 3 हों, 4 हों, 1000 हों, लाख हों। तो ये लिखा हुआ आखिरी फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 एंड सो ऑन टिल यूनियन AN। AN माने एनी नंबर। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 डैश 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ AN। तो ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है, जहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो कुछ नहीं होता है, यानी कि नल साइड होता है। तो इन द लाइट ऑफ दिस अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल्स बहुत काम किए हैं। इन एग्जाम्पल से आपको 2 फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा तो ये होता है कि आपको एक्सरसाइज करना बहुत आसान हो जाता है, ये मेन फ़ायदा है। और एक फ़ायदा ये होता है कि अक्सर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही आ जाते हैं। तो अगर आपने एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए तो फिर आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। मैं इनको सॉल्व नहीं करवा रहा अपने बोर्ड के ऊपर, सिर्फ आपके सामने जो है ये सोल्यूशन और इसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। फिर इंशाल्लाह जब एक्सरसाइज स्टार्ट होगी तो फिर मैं उसको पूरा सॉल्व भी करवाऊँगा, जैसे कि मैं प्रीवियस एक्सरसाइज में करवा चुका हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ रहा हूँ मैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, ये सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं।
या तो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। ये डेसिमल में नहीं लिख सकते और ये फ्रैक्शन में भी नहीं आते। तो पहले 200 पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि 1 से लेकर 200 तक सारे नंबर्स आपने ले लिए। अब इसमें से आपने क्या करना है, एक इंटीजर चूज करना है। क्या लिखा हुआ है, एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम, यानी कि रैंडम का मतलब है कोई भी आपके हाथ में आ सकता है। यूँ समझ लें 1 से लेकर 200 तक जो है वो कार्ड्स लिखे हुए हैं, एक कार्ड पे एक नंबर, एक पे 2 नंबर, एक पे 3 और एक पे एंड सो ऑन, एक पे 200। तो इसमें से आपने एक कार्ड जो है इंटीजर वाला उठा लिया। सवाल क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6 और 8। ये कह रहा है भाई इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है जो आपने जो इंटीजर चूज किया है वो या तो 6 से डिवाइड हो जाए या 8 से डिवाइड हो जाए। अब देखें सॉल्यूशन में, देखें 1 से लेकर 200 तक आपके पास नंबर हैं। इसमें बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जो 6 से डिवाइड होते हैं, बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जो 8 से डिवाइड होते हैं, और बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जो 6 और 8 दोनों से डिवाइड होते हैं। तो सॉल्यूशन में लिखा हुआ है एस जो है सैंपल स्पेस जो है उसमें टोटल कितने आ रहे हैं, 200 नंबर। आगे मैं पढ़ रहा हूँ, नाउ द नंबर ऑफ इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 इन द फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर। अभी आपने खुद चेक करना है कि 6 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से हैं। वो सारे नंबर आप लिखेंगे, मिसाल के तौर पर 6 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, वो सारे के सारे जो कि 6 के टेबल में आ रहे हैं। एक 6 हो गया, एक 12 हो गया, एक 18 हो गया, एक 24 हो गया एंड सो ऑन। तो टोटल नंबर जो है 1 से लेकर 200 के अंदर वो जो है जो 6 से डिवाइड हो रहे हैं, 6 से डिवाइड हो रहे हैं, वो 33 है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप खुद करिएगा, चेक करिएगा कि टोटल 33 आ रहा है या नहीं आ रहा। ये आपको मैं एक तरह से होमवर्क दे रहा हूँ, सही है, डेफिनेटली 33 आएगा। आगे क्या है, अगेन द नंबर ऑफ इंटीजर्स डिविजिबल बाय 8 इन द फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल्स टू 25। और 1 से लेकर 200 तक में वो तमाम नंबर जो 8 से डिवाइड हो सकते हो वो टोटल कितने हैं, 25। ये भी आप देखिएगा, चेक करिएगा, मुझे बताइएगा कि 25 आ रहा है नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें अब ऐसे भी तो नंबर्स होंगे जो कि 6 से भी डिवाइड हो रहे हो और 8 से भी डिवाइड हो रहे हो। तो ऑल्सो द नंबर ऑफ इंटीजर्स डिविजिबल बाय 24 का मतलब है जो कि 6 और 8 से दोनों से डिवाइड हो सकते हैं। तो अगर आप 6 और 8 का एलसीएम लें तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 24। द नंबर ऑफ इंटीजर्स डिविजिबल बाय 24, और ये कह रहा है एलसीएम अगर आप लेंगे 6 और 8 का तो वो 24 होगा इन द फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अब अगर आप वो तमाम नंबर देखें जो 24 से डिवाइड हो रहे हों तो वो कितने हैं टोटल, वो 8 हैं। आप चेक करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि 8 आ रहा है नहीं आ रहा। तो अब आपने देखें इनकी सेटिंग बना दी है। आपके पास टोटल जो है जो 6 से डिवाइड हो रहे हैं वो कितने हैं, वो हैं 33। तो वो लिख दिया उन्होंने 6, 12, 18 डैश 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 198। वो सारे नंबर जो 8 से डिवाइड हो रहे हैं वो टोटल कितने हैं, 25। तो अब उन्होंने जो है वो भी सारे लिख दिए 8, 16, 24 एंड सो ऑन। तो वो टोटल कितने हैं, 25 हैं। ये आपको याद रखना है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का मतलब होगा वो तमाम नंबर जो कि 6 से डिवाइड हो रहे हैं और वो तमाम नंबर जो कि 8 से डिवाइड हो रहे हैं। तो ये आपने ए और बी के सारे नंबर एक साथ लिख दिए, 6, 8, 12, 16, 18, 24 एंड सो ऑन। जा रहे कहाँ तक, ये 100 तक। ए इंटरसेक्शन बी मैंने आपको क्या बताया, क्या था, द चूजन इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6 एंड 8। और ये कितने थे, ये सारे के सारे नंबर्स कौन से होंगे जो कि 24 से डिवाइड हो सकते हैं। तो 24 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से होंगे, 24, 48, 72 एंड 192 तक जा रहा है। तो अब आपके पास उसने आपसे क्या मांगा था, प्रोबेबिलिटी क्या मांगी थी कि या तो वो 6 से डिवाइड हो या 8 से, यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालनी है। तो ये बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। इसमें आपको जो है वो ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने प्रीवियस पेज पे बताया था आपको कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होगा तो फिर ए इंटरसेक्शन बी आएगा, और अगर होगा तो फिर नहीं आएगा। तो -8/200, इसका आप एलसीएम लें
200 एलसीएम ले लें तो 35 प्लस 25 माइनस 8 होता है 50। 50 अपॉन 200 जो होता है ये 1/4 होता है। तो कितना ज़बरदस्त सवाल था ये, और अब आपको पता लग गया होगा कि इस फॉर्मूले का फ़ायदा क्या हुआ। अगर इसको आप 7.4 के मेथड से करते तो आपका ये सवाल बहुत टीडियस हो जाता, बहुत लंबा हो जाता और आपसे होता भी नहीं। चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल से इसको मज़ीद सीखने की कोशिश करते हैं। अ ड्रार कंटेन्स 50 बोल्ट्स एंड 150 नट्स। एक दराज है, उसके अंदर 50 बोल्ट्स हैं और 150 जो है वो नट्स हैं। तो टोटल कितने हो गए? 200 होगा, ये याद रखिएगा। अब ये कहता है हाफ ऑफ द बोल्ट्स एंड हाफ ऑफ द नट्स आर रस्टेड। अब बोल्ट्स में से आधे और नट्स में से आधे जो हैं वो रस्टेड हैं, यानी कि जंग खाए हुए हैं, उन पे जंग लगा हुआ है। इफ़ वन आइटम इज चूजन एट रैंडम, अगर हम इन टोटल बोल्ट्स और नट्स में से हम जो है वो एक आइटम जो है वो चूज़ करते हैं, यानी कि एक चीज़ लेते हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ईदर रस्टेड और इज़ अ बोल्ट। अब देखिए क्या ज़बरदस्त सवाल है ये कह रहा है कि भाई इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो या तो वो रस्टेड हो या वो बोल्ट हो। अब रस्टेड जो है वो नट भी हो सकता है, बोल्ट भी हो सकता है। तो अब इस सवाल को देखें किस तरह करेंगे। सॉल्यूशन, द सैंपल स्पेस S कंटेन्स 50 प्लस 150। क्योंकि आपने देखा अभी खुद देखिए 50 बोल्ट है और 150 नट्स हैं। मैंने आपको एग्जांपल दोबारा शो कर दिए। तो 50 बोल्ट्स एंड 150 नट्स टोटल कितने हो गए आपके पास? 100 हो गए। सही है जनाब। क्या लिखा हुआ है? सबसे ऊपर लाइन पे देखें, द सैंपल स्पेस S कंटेन्स 50 प्लस 150। तो ये आपके पास टोटल 200 आइटम्स हो गए। लेट A बी द इवेंट दैट द आइटम चूजन इज अ बोल्ट। अब हमने A जो है वो बोल दिया कि भाई A का मतलब है बोल्ट चूज किया हमने। एंड B बी द इवेंट दैट द आइटम चूजन इज रस्टेड। और B जो है वो इवेंट है जो कि क्या है, आइटम है जो कि रस्टेड है। तो OA टोटल बोल्ट आपके पास कितने हैं? 50। OB का मतलब क्या है? रस्टेड आइटम। तो रस्टेड आइटम कितने हैं उसने खुद कहा सवाल में, ये आप खुद देख सकते हैं। ये देखें एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? हाफ ऑफ द बोल्ट्स एंड हाफ ऑफ द नट्स आर रस्टेड। तो देखें हाफ ऑफ द बोल्ट का मतलब है 50/2 और हाफ ऑफ द नट्स का मतलब है 150/2। 50/2 होता है 25, 150/2 होता है 75। तो 25 और 75 हो गया 100। सही है जनाब। आगे चलते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हमने निकालनी है। A इंटरसेक्शन का B का मतलब क्या है? A क्या चीज़ है? A है बोल्ट और B क्या है? रस्टेड। तो अब आपके पास जो है वो अभी आपने खुद देखा जो है वो बोल्ड एंड रस्टेड दोनों हों तो टोटल बोल्ड हमारे पास कितने? 50। और रस्टेड हो तो क्या हो जाएगा? रस्टेड हो तो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, यानी कि 50 को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 25 हो जाएगा। सही है जनाब। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A निकाल लें। तो A में कितने हैं? 50। तो 50/200 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B निकाल लें। B का मतलब क्या है? क्या लिखा हुआ है? रस्टेड। रस्टेड टोटल कितने हैं? ऊपर लिखा हुआ है आपके सामने 100। तो 100/200 क्या हो जाएगा? 1/2। तो अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अभी हमने खुद देखा A इंटरसेक्शन B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे? 25। अपॉन में तो हर एक के 200 ही आएगा। तो 225/200 क्या हो गया? 1/8। हैंस द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज, अब इसके अंदर भी क्या है? आपको और का वर्ड लिखा हुआ था। और के लिए और वर्ड माने क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A आपने निकाली 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकाली आपने 1/2
और माइनस करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी कि 1/8 से। इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 5/8। सो होप यू अंडरस्टैंड कि एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो कैसे हमने किए। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। तो हो सकता है आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हों कि यार सर खाली रीड कर रहे हैं, करवा नहीं रहे। अरे भाई बात यह है मैं रीड इसलिए कर रहा हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों, फिर उसके बाद ही तो सवाल करवाने में मज़ा आएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट पासिस मैथमेटिक्स इज़ 11/20। अब ये कह रहा है कि भाई इस बात की प्रोबेबिलिटी या इस बात का चांस कि एक स्टूडेंट जो है वो पास हो जाएगा वो कितनी है, 11/20। आगे क्या लिखा हुआ है, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही पासिस फिजिक्स इज 13/20। अब भाई वो पास हो जाए फिजिक्स के अंदर वो कितनी है, 13/20। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन कोर्स इज 17/20। एटलीस्ट वन कोर्स का मतलब क्या है कि भाई आपने या तो वो जो है वो फिजिक्स में पास हुआ है या वो किसने पास हुआ है, मैथ में। तो वो कितनी है, 17/20। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल पास बोथ कोर्सेज। इस बात की क्या चांस है कि वो दोनों कोर्स पास कर लें। अब हमने बोला भाई ए जो है वो इवेंट है जो कि मैथ वाला है और बी जो है वो इवेंट है जो कि फिजिक्स वाला है। सही है जनाब। तो अब आपके पास इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, 11/20। इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, 13/20। और ये जो लिखा हुआ था पासिंग एटलीस्ट वन माने यानी कि कोई सा एक, उसकी प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी, क्योंकि और का मतलब होता है ए यूनियन 17/20। अब उसने क्या बोला है आपसे, उसने बोला है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने पीछे फॉर्मूला देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी की जगह पर रखते हैं 17/20। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालनी है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 11/20 है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 13/20 है। इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे, 17/20 को उठा के वहाँ ले जाएंगे तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर है 7/20। यानी कि किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी आ गई है कि वो फिजिक्स और मैथ दोनों में पास हो जाए। Hence the probability of his passing course is 7/20। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए सबसे ऊपर ये है एग्जाम्पल नंबर 4। The chances of winning of two horses are 1/3 and 1/6। दो घोड़े, एक का जीतने का चांस है 1/3 और दूसरे घोड़े का जीतने का चांस है 1/6। What is the probability that at least one will win when the horses are running the same race? इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि इनमें से कम एक घोड़ा जीते, जबकि ये दोनों घोड़े जो है वो एक ही रेस में हिस्सा ले रहे हैं। यानी कि एक जीतेगा दूसरा हारेगा, दूसरा जीतेगा पहला हारेगा। तो लेट ए बी द इवेंट दैट द फर्स्ट हॉर्स विंस। एक ऐसा इवेंट है जिसमें पहला हॉर्स जो है वो जीता। एंड बी द इवेंट दैट द सेकंड हॉर्स विन। और बी जो है वो एक इवेंट है जो कि सेकंड हॉर्स यानी कि दूसरा घोड़ा जो है वो जीत रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3 आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो 1/6 आ गई। अब देखें क्या पहले घोड़े के जीतने से दूसरे घोड़े की जीत पे या हार पे कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। या दूसरे घोड़े के जीतने से पहले घोड़े की हार या जीत पे कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। इसका मतलब है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है। तो इसका जो हमारे को पता है जब ए इंटरसेक्शन बी 0 होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होती है, सिर्फ लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि 1/3 प्लस 1/6 बराबर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 3/6 और कैंसिल करेंगे 1/2। तो जनाब ये है एग्जाम्पल एक्सरसाइज 7.5 से पहले।
और आज बस मैं इंट्रोडक्शन ही दे के बात ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मेरी कोशिश होगी एक ही लेक्चर में सारे सवाल करवा दूँ, ये मेरी पूरी कोशिश होगी। तो इस तरह फिर आपकी 7.5 ख़त्म हो जाएगी। आप उस लेक्चर को शुरू होने से पहले ख़ुद प्रैक्टिस करें, जहाँ फंसें दोबारा एग्जाम्पल्स देखें। तो इंशाल्लाह जब ये 4 एग्जाम्पल्स और थ्योरी आपको समझ में आ जाएगी तो फिर आपके लिए एक्सरसाइज 7.5 कोई मसला नहीं रहेगी। अगले लेक्चर में मैंने आपको करवाने ही सारे सवाल हैं एक्सरसाइज 7.5 के। तो ये थी आपकी आज की क्लास। आप सारे बच्चे जो कि मेरी वीडियो को आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरी प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पर उनको फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 7 मिलेगा। वो एक्सरसाइज 7.4 को अच्छी तरह से देख लें ताकि फिर उनको 7.5 के कॉन्सेप्ट करने में, समझने में और क्वेश्चन करने में कोई मुश्किल ना हो। अगर आप मेरी वीडियोस से फ़ायदा उठा रहे हैं, मेरी वीडियोस आपकी समझ में आ रही है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ मेरी वीडियो को अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि अपने तमाम दोस्तों को शेयर करवाएं, दूसरे कॉलेजेस के बच्चों को भी शेयर करवाएं, फेसबुक वगैरह पे भी शेयर करें, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है। देखें ना, मैं आपको अगर सिखा रहा हूँ तो क्या मतलब है, क्या मैं आपको सिखाने के बाद कमज़ोर हो जाऊँगा इस सब्जेक्ट में? नहीं, मैं और स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा। तो इसलिए आप जितना इल्म बांटेंगे इतना ही इल्म आपका बढ़ता जाएगा। तो मैथ विद सर आसिम की जानिब से अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।